वेलकम दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अपडेट बाय सीएचओ यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे राजस्थान सीएचओ भर्ती 2023 के लिए जो स्पेशल थ्योरी क्लासेस का जो अपना सीरीज चल रहा है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का, तो उसमें आज अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्लेसेंटा और फीटल सर्कुलेशन। दोस्तों ये क्लास नंबर 4 होने वाली है। इससे पहले 3 क्लासें अपलोड की जा चुकी है दोस्तों, तो उन तीनों क्लासों को आप जाकर ज़रूर देखें। ये सिर्फ और सिर्फ सीएचओ भर्ती के लिए स्पेशल क्लासें हैं और उतना ही नॉलेज आपको यहाँ पर दिया जाएगा जितना कि राजस्थान सीएचओ यहाँ पर पूछेगा। चलो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे फास्ट मिल जाएगा। और वीडियो के लास्ट में टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अपन बात करेंगे, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले दोस्तों अपन देखेंगे क्या फीटल सर्कुलेशन। सबसे पहले अपन देखेंगे प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा के बारे में शुरू से लेके प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है, प्लेसेंटा के हार्मोन्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद जैसे ही प्लेसेंटा अपना कंप्लीट होएगा दोस्तों, उसके बाद अपन पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशंस के बारे में कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है दोस्तों। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? राजस्थान सीएचओ के लिए। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा का जैसा मैं बताऊंगा वैसे कि वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। प्लेसेंटा क्या होता है दोस्तों? प्लेसेंटा जो होता है वो एक माध्यम होता है। माँ से बच्चे को जो भी चीज़ें मिलती है, बच्चे से माँ को जो भी चीज़ें मिलती है उसका एक माध्यम होता है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। और वो प्लेसेंटा जो होते हैं उसके दो सरफेस होते हैं। एक जो सरफेस होता है प्लेसेंटा का, ये जो सरफेस होता है ये मैटरनल सरफेस कहलाता है दोस्तों, मैटरनल सरफेस होता है। और एक जिससे बच्चा जुड़ा रहता है दोस्तों, जिससे बच्चा जुड़ा रहता है वो फीटल सरफेस कहलाता है दोस्तों। कौन सा? फीटल सरफेस। तो ये देखेंगे अपन थोड़ा बहुत कि प्लेसेंटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्लेसेंटा के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं दोस्तों। प्लेसेंटा जो होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला है हीमोकोरियन। प्लेसेंटा जो होती है वो हीमोकोरियन होती है। क्यों? कोरियोनिक विलाई कनेक्टेड विद मैटरनल ब्लड। जो कोरियोनिक विलाई जो होती है, जो कोरियोनिक विलाई जो होती है वो क्या होती है? मैटरनल ब्लड के साथ कनेक्ट होती है ब्लड वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ब्लड वेसल्स के द्वारा मैटरनल ब्लड के साथ कांटेक्ट होता है। ये जो है ये मैटरनल सरफेस है दोस्तों, ये फीटल सरफेस है। ये जो है विलाई है, ये कोरियोनिक विलाई जो है वो मैटरनल सरफेस के साथ जुड़ी रहती है दोस्तों। दूसरा यहाँ पे अपन ने क्लियर किया हीमोकोरियन कैरेक्टरिस्टिक है, वो हीमोकोरियन होता है, वो अपने यहाँ पे क्लियर कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट जो अपना कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कोइड। बिल्कुल ये डिस्क शेप की होती है। किस शेप की होती है? डिस्क शेप की होती है दोस्तों। प्लेसेंटा कैसी होती है दोस्तों? डिस्क शेप की होती है दोस्तों। प्लेसेंटा जो होती है वो डिस्क शेप की होती है। और देखते हैं डेसिडुएट सेड ऑफ। बिल्कुल प्लेसेंटा यहाँ से टूटेगी, यहाँ से प्लेसेंटा क्या होएगी? टूटेगी, यहाँ से सेड होएगी, तो इसलिए इसको डेसिडुएट भी कहते हैं। बिल्कुल इसको डेसिडुएट भी कहते हैं। इसके सेड ऑफ होने के नेचर की वजह से इसको डेसिडुएट भी कहते हैं। अगला देखते हैं अपन दोस्तों पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के पार्ट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला पार्ट जो मैटरनल सरफेस मैटरनल पार्ट होता है, डेसिडुआ बेसिलिस जिसे कहते हैं मैटरनल पार्ट को, वो प्लेसेंटा का 20% बनाता है।
और अगला होता है फीटल पार्ट, जो फीटल से जुड़ी रहेगी वो जो है वो पूरी प्लेसेंटा का 80% बनाता है। तो दोस्तों फीटल पार्ट में क्या क्या होता है, मैटरनल पार्ट में क्या क्या होता है, अपन इस वीडियो में देख लेते हैं कि फीटल पार्ट में डेसिडुआ बेसिलिस से जुड़ा रहता है और मैटरनल पार्ट है वो डेसिडुआ बेसिलिस से जुड़ा रहता है। और जो फीटल पार्ट है दोस्तों वो ट्रोफोएक्टोड्रम, साइटोट्रोफोब्लास्ट और कोरियोनिक फ्रोंडोसम, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि ये कोरियोनिक फ्रोंडोसम से जुड़ा रहता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये कोरियोनिक फ्रोंडोसम से जुड़ा रहता है फीटल पार्ट, और मेटल पार्ट है वो डेसिडुआ बेसिलिस से जुड़ा रहता है। इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, आपसे पूछा जा सकता है कि फीटल का कौन सा पार्ट फीटस से कनेक्टेड होता है, तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम होता है दोस्तों। और मैटरनल सरफेस में पूछ लिया जाए तो मैटरनल जो पार्ट होता है वो बेसिलिस होता है, डेसिडुआ बेसिलिस होता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्रोनिक फ्रोंडोसम से जुड़ा रहता है फीटल पार्ट, और मैटरनल जो पार्ट है वो डेसिडुआ बेसिलिस से, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों कि प्लेसेंटा का वेट कितना होता है। वेट ऑफ प्लेसेंटा का वेट कितना होता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे राजस्थान सीएचओ में कि 500 ग्राम होता है, बिल्कुल 500 ग्राम वेट होता है किसका, प्लेसेंटा का। एक चीज़ और, एक कॉमन क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, आपसे पूछेंगे कि फीटस का और प्लेसेंटा का जो अनुपात है वो रेशियो है वो कितना होता है। तो फीटस का वेट कितना होता है दोस्तों, एवरेज अपन 3000 ग्राम मान लेते हैं, और प्लेसेंटा का वेट कितना 500 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो रेशियो निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 इक्के 30, 6:1 का रेशियो आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 6:1 का रेशियो आता है दोस्तों। तो ये जो रेशियो आता है वो 6:1 का आता है। ध्यान देने योग्य बात ये है इसमें कि अपने को वो प्लेसेंटा पहले दे सकता है, फीटस बाद में दे सकता है, तो 6:1 नहीं 1:6 हो जाएगा। फिर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ऐसे ही घुमाएगा आपको 6:1 रटना नहीं है। अपने को देखना है कि फिटस का वेट अनुपात प्लेसेंटा का वेट, यही करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। इसके बाद देखते हैं डायमीटर कितना होता है। डायमीटर जो होता है प्लेसेंटा का वो होता है दोस्तों 15 से 20 सेंटीमीटर। 15 से 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लेसेंटा जो है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लेसेंटा थिक इन द सेंटर। प्लेसेंटा जो है वो सेंटर से तो मोटी होती है, थिन इन पेरिफेरल, और पेरिफेरल से पतली होती है। प्लेसेंटा जो है वो सेंटर से क्या होती है, मोटी होती है, और पेरिफेरल से पतली होती है। सेंटर थिकनेस कितनी होती है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर। तो सेंटर जो थिकनेस होती है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है। पेरिफेरल थिकनेस कितनी होती है दोस्तों, जो पेरिफेरल थिकनेस होती है दोस्तों वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेट कितना होता है और इसका रेशियो क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है प्लेसेंटल वॉल्यूम कितना होता है। प्लेसेंटल वॉल्यूम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लेसेंटल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml, टोटल जो होता है वो 500 ml ब्लड होता है। प्लेसेंटल वॉल्यूम में कितना होता है दोस्तों, टोटल देखा जाए तो टोटल होता है 500 ml ब्लड। अब इसमें 2 सरफेस होते हैं दोस्तों, 2 स्पेस होते हैं, एक होता है इंटरविलस स्पेस, एक होता है विलाई सिस्टम। एक तो होता है इंटरविलस स्पेस, एक होता है विलाई सिस्टम। तो दोस्तों इंटरविलस स्पेस जो होता है उसमें 150 ml ब्लड फिलअप होता है। कितना ml, 150 ml ब्लड फिलअप होता है। और विलाई जो सिस्टम है उसमें 350 ml ब्लड है वो फिल होता है। आगे अपन अच्छे से इसी में ही अपन अच्छे से देखेंगे कि इंट्राविलस स्पेस कौन सा होता है और विलाई जो स्पेस है वो कौन सा होता है। अभी के लिए ये वॉल्यूम याद रखें
कि टोटल 500 ml ब्लड आता है इसके अंदर प्लेसेंटल वॉल्यूम में, उसमें से 150 ml तो होता है अपना इंटरविलस स्पेस के लिए और 350 ml होता है अपना विलाई स्पेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि इंटरविलस स्पेस जो है उसमें 500 से 600 ml पर मिनट फ्लो बाई यूटेराइन आर्टरी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मैटरनल ब्लड फ्लो जो है, मैटरनल ब्लड फ्लो जो है वो कितना होता है, मैटरनल ब्लड फ्लो वो 500 से 600 ml पर मिनट। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि इसका जो ब्लड फ्लो है वो 500 से 600 ml पर मिनट होता है यूटेराइन आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है यूटेराइन आर्टरी के द्वारा। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर इंट्राविलस स्पेस क्या है। और देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये मैटरनल सरफेस है, ब्लू से मैं आपको दर्शा रहा हूँ। ये कौन सी है भाई, ये है मैटरनल सरफेस। कौन सी सरफेस है, मैटरनल सरफेस है। और दोस्तों जो पिंक कलर से मैं आपको दर्शा रहा हूँ, ये जो है ये फीटल सरफेस है। इधर ये विलाई है, इसके बीच के स्पेस को इंटरविलस स्पेस कहते हैं दोस्तों। इसके बीच के सरफेस को इंटरविलस स्पेस कहते हैं दोस्तों। क्या था दोस्तों, ये मैटरनल सरफेस है, ये फीटल सरफेस है, और ये जो है ये इसको बोलते हैं विलाई सिस्टम। अब अपन क्या देखेंगे, यूटेराइन आर्टरी आती है। यूटेराइन आर्टरी से ब्लड एक्सचेंज होता है, यूटेराइन वेन में जाता है, यूटेराइन वेन से ये यूटेराइन आर्टरी और यूटेराइन वेन में जाता है। अब देखते हैं अपन दोस्तों कि विलाई जो सिस्टम है उसमें 350 ml ब्लड होता है। कितना, 350 ml ब्लड होता है। ब्लड फ्लो जो है वो 400 ml पर मिनट होता है अम्बलाइकल आर्टरी की वजह से। कितना होता है, अम्बलाइकल आर्टरी ब्लड फ्लो 400 ml पर मिनट है बाई अम्बलाइकल आर्टरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, O2 और CO2 का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि O2 CO2 का ट्रांसफ़र किससे होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों अपन कि अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सिंपल डिफ्यूजन होता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अपन एक देखते हैं नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट लेडी जो है उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी होती है दोस्तों, कि जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी होती है और एक होती है प्रेग्नेंट लेडी। तो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में PO2 जो है वो 95 mmHg होता है, और प्रेग्नेंट लेडी में जो है कि 105 mmHg होता है। और नॉन प्रेग्नेंट में PCO2 जो है वो 40 mmHg होता है, और प्रेग्नेंट लेडी है उसमें PCO2 32 mmHg होता है। दोस्तों रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन होती है किसमें, प्रेगनेंसी स्टेट में। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी स्टेट में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होती है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी प्रेगनेंसी स्टेट में कौन सी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है। O2 कंजप्शन इंक्रीज होता है कितना, 15 से 30%। कितना होता है, 15 से 30% O2 का कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होती है, प्रेगनेंसी की बात हो रही है दोस्तों। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होती है, डीप रेस्पिरेशन होता है। जैसे जैसे pH बढ़ेगी वैसे वैसे CO2 कम हो जाएगी। pH इंक्रीज होने पर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है। बिल्कुल स्पेशल पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसमें अपन क्या क्या है। अब प्लेसेंटा के लिए स्पेशल पॉइंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि स्पेशल पॉइंट में प्लेसेंटा जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है प्लेसेंटा की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा वो कहलाती है कोटिलिडोन। क्या कहलाती है दोस्तों? कोटिलिडोन कहलाती है। इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। कोटिलिडोन क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। दोस्तों जितने भी लोग लाइव सेशन देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों में। लाइक सबको करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेगी, आपका नॉलेज है वो बढ़ता रहेगा। और अभी जो अपना सेशन चल रहा है वो स्पेशल फोकस है अपना राजस्थान CHO को, तो उसका ध्यान में रखें। अब देखते हैं दोस्तों, प्राइमरी विलाई का जो फॉर्मेशन होता है वो 13वें दिन पर होता है और सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन है वो 16वें दिन पे होता है। तो ये जो है दोनों के दोनों एवेस्कुलर होते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं होती इसके अंदर। टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन 70वें दिन से या फिर 21वें दिन पे होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में, वेस्कुलर में ब्लड सप्लाई होने लग जाती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड सप्लाई कब स्टार्ट हो जाती है तो 70वें दिन पर हो जाती है दोस्तों, 16 दिन तक तो नहीं होती, 70वें दिन पर हो जाती है। और टर्सरी विलाई का जो फॉर्मेशन है वो 21वें दिन पर अपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं दोस्तों कि फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है। फिटोप्लेसेंटल जो सर्कुलेशन है वो 21वें दिन पर शुरू होता है दोस्तों। कब शुरू होता है? 21वें दिन पर। 3 से 4 विलाई मिलकर एक कोटिलिडोन बनाती है। कितनी कितनी विलाइयाँ? 3 से 4 विलाई मिलकर एक कोटिलिडोन बनाती है। अब अपन देखेंगे दोस्तों कि सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की जो सरफेस है उस पर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एक सरफेस होती है मैटरनल सरफेस, एक होती है फीटल सरफेस। तो मैटरनल जो सरफेस है उसमें डार्क रेड देखने को मिलेगा अपने को और हेमरेजिक स्पॉट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्लेसेंटा जब सेड होता है तो ब्लीडिंग होती है, इसलिए यहाँ पर हेमरेजिक स्पॉट और डार्क रेड कलर का ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फीटल सरफेस। नेक्स्ट अपन देखते हैं फीटल सरफेस के बारे में। फीटल सरफेस के बारे में क्या देखने को मिलेगा कि ये ब्राइट रेड होता है। फीटल सरफेस कैसा होता है? ब्राइट रेड होता है। और मैटरनल सरफेस कैसा होता है? वो होता है डार्क रेड। डार्क रेड होता है मैटरनल सरफेस। ठीक है दोस्तों। और फीटल सरफेस होता है वो ब्राइट रेड होता है। सेंटर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के सेंटर में होता है। अब देखते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा क्या होता है दोस्तों। तो ये पेरिफेरल अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड का पेरिफेरल अटैचमेंट हो जाना बैटल डोर प्लेसेंटा कहलाता है दोस्तों। जब अपन APH पढ़ेंगे दोस्तों तब प्लेसेंटा के ये टाइप भी पढ़ लेंगे, APH पढ़ेंगे जब। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्या देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों अब फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन अपन देखेंगे अब दोस्तों कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन क्या होता है अभी अपन देखेंगे। पहले अपन डिफरेंस देखेंगे कि एडल्ट और फीटल जो सर्कुलेशन है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर फीटल सर्कुलेशन से पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि फीटल सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है। और फिर फीटल सर्कुलेशन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन अपन करेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों फीटल सर्कुलेशन है वो शुरू करते हैं। फीटल सर्कुलेशन शुरू करते हैं अपना। फीटल सर्कुलेशन में क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। ये है फीटल सर्कुलेशन दोस्तों। फीटल सर्कुलेशन देखते हैं अपन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पहले एडल्ट का और फिर फीटल का दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई हार्ट को होती है एडल्ट में, और फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई जो है वो यहाँ पर फीटल सर्कुलेशन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फीटल सर्कुलेशन में पहली प्योर ब्लड सप्लाई किसको होती है। तो वो होती है दोस्तों किसको? लीवर को होती है दोस्तों। किसको होती है? लीवर को होती है। अब देखते हैं फीटल एडल्ट के अंदर क्या देखेंगे दोस्तों। एडल्ट में अपन देखेंगे कि लंग्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं बिल्कुल।
ठीक है दोस्तों। इसमें लंग्स है वो नॉन फंक्शनिंग होते हैं फीटल में लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं। तीसरी चीज़ देखेंगे दोस्तों कि लंग्स मिक्स O2 रिमूव CO2 फ्रॉम ब्लड से ये O2 को तो मिक्स करते हैं और CO2 को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसमें लंग्स रिसीव O2 फ्रॉम ब्लड एंड मिक्स CO2, ये दोनों ही सर्कुलेशन इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों इजी में ही कि बाईपास चैनल एब्सेंट होते हैं किसमें, एडल्ट सर्कुलेशन में, और बाईपास चैनल मिलेंगे अपने को 3 बाईपास चैनल के बारे में पढ़ेंगे अपन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन अपने को पूछे जाएंगे। 3 जो बाईपास चैनल है उनसे अभी अपन देखते हैं पूरा फीटल ये सर्कुलेशन कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था फीटल सर्कुलेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो शुरुआत यहाँ से होगी कि अम्बलाइकल जो वैन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, वैन होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रख रही है, ये ध्यान रखना। प्लेसेंटा है उसमें 1 अम्बलाइकल वैन और 2 अम्बलाइकल आर्टरी देखने को मिलती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं दोस्तों, चलो दोस्तों फीटल सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं। ये होती है यूटेराइन आर्टरी, ठीक है दोस्तों, यूटेराइन आर्टरी। और यहाँ पर ये जो सरफेस है ये कहलाता है मैटरनल सरफेस यहाँ पर। और ये जो होती है ये विलाई होती है, कोरियोनिक विलाई होती है, और यहाँ पर नीचे फीटल सरफेस होता है दोस्तों। अब इस दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे इंट्राविलस स्पेस कहते हैं दोस्तों। इसमें ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो रेट है वो 500 से 600 ml होती है। कितनी होती है? 500 से 600 ml पर मिनट होती है दोस्तों ब्लड फ्लो, किसमें? इंट्राविलस स्पेस में। इसके अलावा दोस्तों जो विलाई सिस्टम होता है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन की जो स्पीड है वो होती है 400 ml पर मिनट, 400 ml पर मिनट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों इसके अंदर जो स्पेस होता है इंट्राविलस स्पेस, उसके अंदर 150 ml, कितना? 150 ml। और कोरोनिक विलाई सिस्टम है उसमें 350 ml अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लड, 150 ml और 350 ml ब्लड देखने को मिलता है। नेक्स्ट 500 ml होता है, दोनों को मिला के इंट्राविलस स्पेस को और कोरियोनिक विलाई सिस्टम को मिलाकर 500 ml प्लेसेंटल वॉल्यूम होता है। और ये जो क्या काम करता है? न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का काम करता है दोस्तों। अब अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि यहाँ से अपना सर्कुलेशन शुरू होता है दोस्तों। यहाँ से अपना सर्कुलेशन शुरू होता है दोस्तों कि आर्टरी को ब्लू से दर्शाऊंगा मैं। यहाँ पर 4 मंथ पर आके, कितने मंथ पे? 4 मंथ पर आके राइट अम्बलाइकल जो वैन है वो डिसअपियर हो जाती है। कब होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट अम्बलाइकल वैन कब डिसअपियर होती है? तो राइट अम्बलाइकल वैन 4 मंथ या 16 वीक पर आकर क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। अब क्या है, अम्बलाइकल वैन यहाँ पर डिसअपियर हो गई जिसमें 80% O2 सेचुरेशन ब्लड था। अब यहाँ पर एक वैन बची है। अब वो वैन जाएगी कहाँ? सबसे पहले ब्लड लेके जाएगी किसमें? फर्स्ट प्योर ब्लड जाएगा लीवर में, ब्लड सप्लाई टू लीवर। पहली जो प्योर ब्लड सप्लाई है वो लीवर को हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों इसके बाद लीवर के बाद जो मैक्सिमम ब्लड है वो क्या हो जाएगा? लीवर के बाद मैक्सिमम ब्लड बाईपास हो जाएगा डक्टस विनोसस के द्वारा। किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है कि पहला बाईपास चैनल कौन सा होगा? डक्टस विनोसस होगा, जो किसको बाईपास करेगा? लीवर के ब्लड को। किस में? इन्फीरियर वीना केवा में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो इन्फीरियर वेना केवा में कर दिया, इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि ये जो इन्फीरियर वेना केवा है वो आएगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फोरामेन ऑफ ओवल जो है वो सेकंड बाईपास चैनल है, बिल्कुल। फोरामेन ओवल जो है वो सेकंड बाईपास चैनल है, जिससे क्या होगा? 2/3 ब्लड किसमें चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। और 1/3 ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है दोस्तों। अब राइट वेंट्रिकल्स
के बीच में एक डक्टस आर्टरियोसस नाम का बाईपास चैनल पाया जाता है, जिसे तीसरा बाईपास चैनल कहते हैं, जो क्या करेगा कि 2/3 ऑफ ब्लड क्रॉस फोरामेन ओवल इन लेफ्ट एट्रियम। इसके बाद में ये आवर्टा में, आवर्टा से ये असेंडिंग आवर्टा, बिल्कुल दोस्तों इसको याद रखना, ये आवर्टा से ये असेंडिंग आवर्टा, असेंडिंग आवर्टा से आर्च ऑफ आवर्टा, फिर डिसेंडिंग आवर्टा, फिर थोरेसिक आवर्टा, फिर एब्डोमिनल आवर्टा में चला जाता है। जैसे ये एब्डोमिनल आवर्टा में जाता है दोस्तों, वहाँ से फिर इनकी ब्रांच अलग अलग होती है। एक होती है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, एक होती है इंटरनल इलियाक आर्टरी। इंटरनल इलियाक आर्टरी फिर हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में जाएगी। अब हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो अम्बलाइकल आर्टरी के अंदर चली जाएगी, और ये अम्बलाइकल आर्टरी एक तो प्लेसेंटा को ब्लड दे देगी, और इसमें 50 से 60% O2 सेचुरेशन अपने को देखने को मिलता है दोस्तों। ये था दोस्तों फीटल सर्कुलेशन। इसको और अच्छे से अपन देखेंगे अगले वाले स्लाइड में। अब अगली स्लाइड में अपन देखते हैं एक बार और फीटल सर्कुलेशन को, जिसमें इसमें और अच्छे से समझ में आएगा अपने को कि इसमें और अच्छे समझ में आएगी। यहाँ पर यूटेराइन आर्टरी आती है दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पर यूटेराइन आर्टरी, ये यूटेराइन आर्टरी आई, ये इंट्राविलस स्पेस में ये 150 ml, कितना इसमें 150 ml ब्लड आता है। और ये जो स्पेस है विलाई सिस्टम है, इस विलाई सिस्टम में कितना 350 ml ब्लड आता है दोस्तों। इसके बाद अपन देखेंगे कि यहाँ से विलाई सिस्टम में क्या है, गैस और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज देखने को मिलेगा अपने को, और यहाँ से अपना सिस्टम सर्कुलेशन है वो चालू हो जाएगा दोस्तों, चालू हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर ये लीवर को सबसे पहले प्योर ब्लड किसको देगा, ये लीवर को देगा। कौन देगा भाई साहब, अम्बलाइकल वेन। इसके बाद ये है फर्स्ट बाईपास चैनल, लीवर को बाईपास कर देगा डक्टस विनोसस के द्वारा। फर्स्ट बाईपास चैनल है ये, ठीक है। एक वीक या 7 दिन में ये बाईपास कर देगा, और ये फिर जाएगा ये ब्लड इंट्राविलस स्पेस में, इंट्राविलस से जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से 2/3 ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। किसके द्वारा, फोरामेन ऑफ ओवेल के द्वारा। फोरामेन ऑफ ओवेल है वो सेकंड बाईपास चैनल है, और ये 1 साल तक क्लोज हो जाना चाहिए। इसके बाद 1/3 जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा दोस्तों, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से एक डक्टस आवर्टा नाम की एक बाईपास चैनल निकलेगा, जो क्या करेगा, ये जो ब्लड आ रहा है किसमें, आवर्टा में और राइट वेंट्रिकल में, इस ब्लड को ये आर्च ऑफ आवर्टा में भेजेगा। आर्च ऑफ आवर्टा से डिसेंडिंग आवर्टा में, डिसेंडिंग आवर्टा से ये ब्लड जो है वो थोरेसिक आवर्टा में आ जाएगा दोस्तों। थोरेसिक आवर्टा में 70% ऑक्सीजन होती है ब्लड में। फिर यहाँ पर एब्डोमिनल आवर्टा, एब्डोमिनल के 2 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल इलियाक और इंटरनल इलियाक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे अपन कि ये एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी है, और यहाँ पे ये इंटरनल इलियाक आर्टरी है। ये दोनों मिलकर हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में जाएगी। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है 2 अम्बलाइकल आर्टरी में जाके ये खुल जाता है। 2 अम्बलाइकल आर्टरी में खुलने के बाद यहाँ पर जो फीटल सर्कुलेशन में जो 50 से 60% O2 सेचुरेशन देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये था फीटल सर्कुलेशन। अब अपन फीटल सर्कुलेशन के अंदर जितने भी बाईपास चैनल आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि 16 वीक या फिर 4 मंथ पर क्या होता है, राइट अम्बलाइकल वेन है वो डिसअपियर हो जाती है। कब, 4 मंथ पे या फिर 16 वीक में ये जो अम्बलाइकल वेन है वो डिसअपियर हो जाती है दोस्तों, बिल्कुल दिखेगी नहीं, डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो करवा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डक्टस विनोसस का जो रेमिनेंट है, डक्टस विनोसस क्या था, पहला बाईपास चैनल था दोस्तों, जो लीवर से ब्लड को इंट्राविलस स्पेस में लेके जा रहा था। और इसका जो रेमिनेंट है, जो रेमिनेंट बचेगा उसको लिगामेंटम विनोसम कहते हैं। इंपॉर्टेंट कि डक्टस विनोसस का लिगामेंट, तो डक्टस विनोसस का जो रेमिनेंट है वो लिगामेंटम विनोसम कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखेंगे
डक्टस आर्टरियोसस का जो रेमिनेंट है वो लिगामेंटम आर्टरियोसम कहलाएगा। ये जो था डक्टस आर्टरियोसस, ये तीसरा बाईपास चैनल था और दूसरा था फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल का जो रेमिनेंट है वो फोसा ओवेलिस कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब हम पढ़ेंगे दोस्तों बाईपास चैनल के बारे में कि कौन कौन से बाईपास चैनल होते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इन्हीं से ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाईपास चैनल, जो पहला बाईपास चैनल है दोस्तों वो कहलाता है डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस पहला बाईपास चैनल होता है। ये कनेक्शन बिटवीन अम्बलाइकल वेन और इंट्राविलस IVLS इंट्रावीना केवा में कनेक्शन रखता है। ठीक है दोस्तों, जो डक्टस विनोसस है, ठीक है, इसमें देखते हैं फर्स्ट बाईपास किसको करता है, लीवर को। पहला बाईपास किसको करता है, लीवर को। और इसका जो रेमिनेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पुटअप होता है रेमिनेंट का कि रेमिनेंट क्या होता है। रेमिनेंट जो है वो लिगामेंटम विनोसम जो है वो इसका लिगामेंट रेमिनेंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनाटॉमिकल क्लोजिंग कब होती है, देखो मैं बता दूं, आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है ये। ठीक है, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग जो है वो 5 मिनट बाद बर्थ के। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग, एनाटॉमिकल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि एनाटॉमिकल क्लोजिंग कब होती है, तो 1 वीक या फिर 7 दिन अपन बोल सकते हैं। 7 दिन अपन बोल सकते हैं। ये था पहला बाईपास चैनल दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा बाईपास चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दूसरा बाईपास चैनल है वो है फोरामेन ऑफ ओवल। कौन सा है भैया, फोरामेन ऑफ ओवल। प्रेजेंट इन बिटवीन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, फोरामेन ऑफ ओवल। बाईपास करता है किसको, लंग्स को। लंग्स को ये बाईपास करता है। फिजियोलॉजिकल जो क्लोजिंग है वो सबकी 5 मिनट होती है। बर्थ के 5 मिनट बाद फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग हो जाती है। और एनाटॉमिकल जो क्लोजिंग है दोस्तों किसकी, फोरामेन ऑफ ओवेलिस की, वो जो है ओवल की, वो 1 साल होती है दोस्तों, बर्थ से लेके 1 साल तक। अगर 1 साल तक फोरामेन ओवल बंद नहीं होता है तो उसमें फोरामेन ओवल बंद नहीं होता है तो उसको एबनॉर्मल कंडीशन मानते हैं दोस्तों। रेमिनेंट देखे जाए इसका जो रेमिनेंट बचेगा वो फोसा ओवेलिस कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, क्या कहलाता है, फोसा ओवेलिस कहलाता है। फेलियर टू क्लोज द फोरामेन ओवल, फेलियर टू क्लोज द फोरामेन ओवल है, उसको क्लोज होने में फेल हो जाए वो, तो उसको क्या कहेंगे, प्लेसेंटल फोरामेन ओवल, क्या सॉरी पेटेंट फोरामेन ओवल कहते हैं। और इसमें एसाइनोटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलेगी दोस्तों। क्या देखने को मिलेगी, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। जैसे टेट्रालोजियोफेलोड जो होता है, टेट्रालोजियोफेलोड जो होता है उसमें भी यही देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, अपन देखते हैं थर्ड जो है वो नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों डक्टस आर्टरियोसस। तीसरा बाईपास चैनल और लास्ट बाईपास चैनल है ये डक्टस आर्टरियोसस। ये कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा के बीच में कनेक्शन करता है, डिसेंडिंग आर्टा। ओके दोस्तों, बाईपास किसको करेगा, लंग्स को करेगा। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग तो वो 5 मिनट बाद हो ही जाएगी। एनाटॉमिकल क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी जो एनाटॉमिकल क्लोजिंग है वो 3 मंथ आफ्टर बर्थ, बर्थ के 3 महीने बाद ही इसकी क्लोजिंग हो जानी चाहिए दोस्तों। 3 मंथ बोला है दोस्तों। रेमिनेंट इसका लिगामेंट आर्टरियोसम कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों अम्बलाइकल आर्टरी जो है उसका, अम्बलाइकल आर्टरी जो है उसका जो रेमिनेंट है, फर्स्ट क्लोजिंग अम्बलाइकल आर्टरी होती है, उसका रेमिनेंट जो है वो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और अम्बलाइकल जो वैन होती है, क्वेश्चन यही आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। अम्बलाइकल वैन सेकंड क्लोजिंग होती है, अम्बलाइकल आर्टरी फर्स्ट क्लोजिंग होती है। और अम्बलाइकल वैन का जो रेमिनेंट है अम्बलाइकल वैन का, वो लिगामेंटम ऑफ टेयर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगामेंटम ऑफ टेयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों
नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन है प्लेसेंटा के, वो इसके अंदर अपन देखेंगे दोस्तों। तो रेस्पायरेटरी फंक्शन होता है पहला, कि प्लेसेंटा है वो रेस्पायरेटरी फंक्शन भी करती है। किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि जो प्लेसेंटा है वो रेस्पायरेटरी फंक्शन किसके द्वारा, कौन सा डिफ्यूजन होता है उसमें, तो सिंपल डिफ्यूजन होता है। O2 का जो फ्लो है वो मदर से फीटस की तरफ होता है दोस्तों, और CO2 का जो फ्लो है वो फीटस से मदर की तरफ होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि O2 ट्रांसपोर्ट जो है वो बच्चों में कितनी, तो 8 ml पर kg पर मिनट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट राजस्थान से HOA से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि O2 ट्रांसपोर्ट जो है वो 8 ml पर kg पर मिनट अपने को देनी होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितना? ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोस्तों 160 से 330 ml पर मिनट अपन ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। तो प्लेसेंटा के द्वारा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है दोस्तों। कितना, कितनी उसकी जो फ्लो रेट कितनी रहेगी? 160 से 330 ml पर मिनट रहेगी। ये था रेस्पिरेटरी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं दोस्तों, न्यूट्रेटिव फंक्शन। न्यूट्रेटिव फंक्शन में क्या होगा कि ग्लूकोज दिया बाई फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा ग्लूकोज दिया जाता है। हेक्सोज प्रोटीन जैसे कैरियर प्रोटीन भी होता है, और ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से सिंथेसिस होता है। किससे? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से सिंथेसिस होता है। तो इसका जो पहला फंक्शन क्या था, वो रेस्पिरेटरी फंक्शन था। दूसरा फंक्शन न्यूट्रेटिव फंक्शन होता है। तीसरा फंक्शन होता है फैट। इसमें सॉरी दो ही फंक्शन हो गए। अब देखते हैं फैट के बारे में। तो फैट में सिंपल डिफ्यूजन और सेल्फ प्रोडक्शन होता है दोस्तों। फैट का जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा और सेल्फ प्रोडक्शन भी होता है। तो सेल्फ प्रोडक्शन कैसे? इन द लेटर प्रेगनेंसी नॉन इसेंशियल फैटी एसिड से इसका प्रोडक्शन होता है। एमिनो एसिड्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ATP देते हैं। पोटेशियम सोडियम क्लोराइड जो है वो बाई सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों कि इसमें देख लेते हैं कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा डू नॉट क्रॉस हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन को क्रॉस नहीं करवाया जा सकता? कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन जो है ये क्रॉस नहीं कर सकते प्लेसेंटा को दोस्तों। वाटर तीसरा अगला जो फंक्शन है दोस्तों इसका है वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्लेसेंटा क्रॉस ऑल हार्मोन। प्लेसेंटा है वो सभी हार्मोन प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, दो हार्मोन को छोड़ के, एक कैल्सिटोनिन एक पैराथार्मोन। ये दोनों हार्मोन है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते दोस्तों। नेक्स्ट है फीटस के द्वारा सिंथेसिस होता है। अब फीटस के द्वारा क्या क्या सिंथेसिस होता है दोस्तों? तो फीटस के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन सिंथेसिस होता है 8 वीक पे। इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन कब होता है या सिंथेसिस कब होते हैं इंसुलिन हार्मोन? 10 वीक पे होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायरोक्सिन हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस कब होता है? वो होता है 12 वीक पर होता है दोस्तों। 12 वीक बिल्कुल दोस्तों, 3 महीने में, 3 मंथ या फिर 12 वीक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन से बोन और स्केलेटन जो है वो ग्रोथ, मेंटल डेवलप, ये थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होती है ग्रोथ। किसकी ग्रोथ है? बोन की, स्केलेटन सिस्टम की ग्रोथ है वो थायरोक्सिन हार्मोन से होती है। नेक्स्ट एक्सक्रेटरी फंक्शन होता है। एक्सक्रेटरी फंक्शन में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिलीव इन ब्लड में रिलीव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है हार्मोन फंक्शन। हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं प्लेसेंटा द्वारा? तो दोस्तों हार्मोन फंक्शन में अपन देखते हैं कि एक तो होता है प्रोटीन हार्मोन और दूसरा होता है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड में कौन कौन सा आता है? प्रोजेस्टेरोन आता है और एस्ट्रोजन होता है। ठीक है दोस्तों, ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। और प्रोटीन हार्मोन में क्या क्या आता है दोस्तों? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एक होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन,
एक हार्मोन, तीसरा हार्मोन होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, जिसको PAPPA भी कहते हैं। और फिर है रिलैक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन प्रोटीन हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं दोस्तों। तो अब देखेंगे इनको डिटेल से देखेंगे दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों इसको डिटेल से कि प्लेसेंटल हार्मोन में सबसे पहले अपन प्रोटीन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो प्रोटीन हार्मोन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों कि HCG हार्मोन जो है वो 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिटेक्ट इन ब्लड। ब्लड में कब डिटेक्ट होता है? ब्लड में डिटेक्ट होता है 7 दिन बाद दोस्तों। और 9 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिटेक्ट यूरिन। यूरिन में ये 9 दिन बाद, फर्टिलाइजेशन के 9 दिन बाद डिटेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट भी इससे ही डिटेक्ट करते हैं अपन। UPT टेस्ट करते हैं। जैसे ही अपने को पता चल जाए फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके 9 दिन बाद अगर अपन टेस्ट करेंगे तो टेस्ट पॉजिटिव आता है दोस्तों। और अगर ब्लड टेस्ट से पता करना है तो 7वें दिन ही पता कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में ये हार्मोन, इस हार्मोन की प्रेजेंस ही क्या दर्शाती है दोस्तों कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। नेक्स्ट, HCG फॉर्म्ड बाय, किससे बनता है HCG? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCG हार्मोन किससे बनता है? तो ये बनता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। किससे बनता है दोस्तों? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से बनता है। HCG बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? HCG का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है दोस्तों? तो HCG का जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है टू मेंटेन कार्पस ल्यूटियम। HCG हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है दोस्तों। तो मेंटेन, प्रेगनेंसी में कौन मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब देखते हैं पीक लेवल ऑफ HCG। HCG का जो लेवल है वो पीक पे कब होता है दोस्तों? तो HCG का जो लेवल है वो पीक पे होता है 60 से 70 दिनों में। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कितना होता है? 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर 100 डे लेवल, 100 दिन के बाद इसका लेवल कम होने लग जाता है। और कम होकर कितना हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml पे जाके। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि इसका पीक लेवल कब आता है? 60 से 70 दिन में आता है। अब देखते हैं HCG हार्मोन जो है वो मेल फिटस में लीडिंग सेल स्टिमुलेट करेगा। लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन लीडिंग सेल से होता है। किससे? लीडिंग सेल से होता है दोस्तों। HCG हार्मोन जो है उसका और क्या फंक्शन है दोस्तों? इम्यूनोसप्रेसेंट, सप्रेसेंट, ठीक है दोस्तों। टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रिजेक्शन करने का काम करता है। टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों HCG जो होता है वो HCG का जो लेवल है वो इंक्रीज किस में देखने को मिलेगा? HCG का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा किस में? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में, हाइडेटिडिफोरम मोल में, या मोलर प्रेगनेंसी में भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और डाउन सिंड्रोम, ये 3 चीज़ है जिसमें क्या होगा? HCG का लेवल जो है वो हाई मिलेगा। कितना हाई मिलेगा? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में, हाइडेटिडिफोरम मोल या मोलर प्रेगनेंसी में, और डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों HCG का लेवल डिक्रीज किस किस में देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा जाएगा डायरेक्ट है कि किस में इंक्रीज नहीं होता, इनमें से एक ऑप्शन मिल जाएगा। किस में डिक्रीज नहीं होता तो उनमें से एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो डिक्रीज HCG लेवल का हार्मोन कम किस में होता है, डिक्रीज किस में होता है? वो होता है दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी में और अबॉर्शन में। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HCG हार्मोन डिसअपियर फ्रॉम सीरम आफ्टर 2 वीक ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के 2 वीक बाद, 2 वीक बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों? डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों डिटेक्शन ऑफ HCG इन यूरिन। यूरिन में कैसे डिटेक्शन होता है HCG का, तो देख लेते हैं। यूरिन सैंपल लेते हैं दोस्तों, अपन क्या करते हैं दोस्तों? यूरिन सैंपल लेते हैं और एंटी सीरम एंटीबॉडी लेते हैं।
अब एचसीजी एंटीजन हार्मोन है इसमें, तो नॉट विजिबल रिएक्शन, कोई रिएक्शन अगर नहीं हुई, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुई, तो लेटेक्स कोटेड एचसीजी एंटीजन लेते हैं। फिर नो विजिबल रिएक्शन, तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाएगा, ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन में कि एंटी इंसुलिन हार्मोन, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज एंड कंटिन्यूसली सप्लाई टू द फीटस। ये एंटी इंसुलिन हार्मोन होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज एंड कंटिन्यूसली ये क्या करता है, फीटस को सप्लाई करता रहता है। दोस्तों फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया इन मदर में फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। दोस्तों फ्रीक्वेंट टेक फूड को फ्रीक्वेंटली उसको देते रहना है, कुछ ना कुछ खिलाते रहना है। इसके बाद हाइपर इंसुलिनिज्म हो जाएगा दोस्तों ड्यू टू HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की वजह से हाइपर इंसुलिनिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन की वजह से। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया मदर्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों तीसरा है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए हार्मोन PAPPA, वर्क एज इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में काम करता है। तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन ड्यूरिंग लेबर, सिम्फाइसिस प्यूबिस को रिलैक्स करता है रिलैक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं और आज के सेशन का ये लास्ट टॉपिक है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या क्या काम करता है। दोस्तों तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है दोस्तों, क्लास लंबी हो गई है दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहना आप, लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, लाइक सबको करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, जितने भी लोग लाइव है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी की डिमांड थी कि वीडियो लंबी बनाओ सर, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में क्या होता है, टोकोलाइटिक एजेंट होते हैं, प्रिवेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है दोस्तों। ये ड्यूरिंग द लेबर के दौरान प्रोजेस्टेरोन रिलेटिवली डिक्रीज हो जाएगा लेबर के टाइम, ठीक है दोस्तों, बिकॉज एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाएगा टू रिलीज द ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा जिससे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे दोस्तों। लास्ट दोस्तों वर्टिकल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन क्या क्या होता है, टॉर्च कहलाता है, ठीक है। टॉर्च से T से टोक्सोप्लाज्मा गोनोडाई, O से ऑर्थोमिक्जो HIV, R से रूबेला, C से साइटोमेगालोवायरस और S से हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और ये प्लेसेंटा फीटल सर्कुलेशन और प्लेसेंटा के फंक्शन, प्लेसेंटा के हार्मोन आज अपन ने पढ़े हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो है ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अपने 1000 सब्सक्राइबर जल्दी इसी मंथ में पूरे हो जाएं। और फिर अपने एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जैसे ही अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था राजस्थान CHO भर्ती 2023 के लिए OBG का टॉपिक प्लेसेंटा और फीटल सर्कुलेशन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। आज पेपर था दोस्तों, आज का पेपर आप सबका उम्मीद है अच्छा हुआ होगा, पेपर अच्छे लेवल का पेपर था। ऐसा ही पेपर आपको राजस्थान CHO में भी देखने को मिलेगा। हाँ कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जिनके रॉन्ग आंसर चले गए थे, उनको अपन करेक्ट कर देंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ हो जाती है, हम भी इंसान हैं और पेपर बनाने में कभी न कभी कोई न कोई गलती तो हो ही जाती है, तो कोई बात नहीं दोस्तों। बाकी तो क्वेश्चन अच्छे थे, उन क्वेश्चनों को आपने किया होगा, आपने आज देखा होगा। पेपर भी एक अलग पैटर्न का था, आधे से बच्चों को समझ में नहीं आ पाया कि सर इसमें पासवर्ड मांग रहा है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको ये अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। ईमेल आईडी पर आपको क्या होगा कि लास्ट में सबमिट करोगे
तो ईमेल आईडी पर ये पेपर की जो पीडीएफ है आपको तुरंत ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हो पेपर देते ही अपना स्कोर अपने ईमेल आईडी पे जाके पूरा पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन कौन से ऑप्शन थे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो दोस्तों तो वीडियो जैसे ही सबमिट करोगे स्कोर सबमिट करने के बाद एक कैप्चा कोड आपको भरना होगा जिस पे लिखा रहेगा या तो ट्रैफिक लाइट या फिर कार। नीचे कुछ 5-6 बॉक्स होंगे, उन बॉक्स में अगर ट्रैफिक ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको ट्रैफिक लाइट ढूंढनी है तो उसमें से जिसमें भी ट्रैफिक लाइट है उस पर क्लिक करके नीचे वेरीफाई का ऑप्शन है उसको वेरीफाई ज़रूर कर लेना दोस्तों। तभी जाके आपको अपना पेपर मिलेगा, तभी जाके आपका सबमिट होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और आगे से पेपर इसी पैटर्न के आपको और यहीं पे मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। नेक्स्ट जो अपना पेपर होगा दोस्तों वो होगा 27 तारीख को। जो अगला पेपर है वो अपना संडे को होगा दोस्तों। उसके लिए आपको कल सुबह आपको टॉपिक बता दिया जाएगा कि पेपर किसका है, तैयारी अच्छे से करना। आज का पेपर आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैंने मेरी पूरी कोशिश करी है कि आज का पेपर अच्छे लेवल का पेपर बनाऊं, तो मैंने अपना बनाया भी है दोस्तों। ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कुछ बच्चे बोर होने लग जाते हैं लंबी क्लास को देख के, तो इस क्लास को पूरा वॉच ज़रूर करना, लास्ट तक आपको बहुत बेनिफिट होगा। मेरा कहना मानोगे तो दोस्तों कामयाबी जल्दी आपके कदम चूमेगी। तो मेरा एक ही डायलॉग है, सपने आप देखो पूरा हम करेंगे। मतलब सपने आप देखो और हम उस सपने को पूरा करने में आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे, पूरा पूरा साथ देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे एक और धमाकेदार सेशन जो कि सुबह 10 बजे आपको मिलेगा। उस सेशन को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि उस सेशन के अंदर हेमेटोलॉजी अपना स्टार्ट कर दिया है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो एनाटॉमी है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपन ने शुरू कर दिया है। और राजस्थान सीएचओ में भी सिलेबस में भी है वो टॉपिक कि एनाटॉमी का जो बेसिक्स है उसके बारे में, तो अपन उसके बारे में स्टार्ट कर दिया है। कल दूसरी क्लास है दोस्तों, इसके बाद एक क्लास और होएगी, ब्लड हेमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन स्टेप बाय स्टेप हर जो एनाटॉमी का जो हर सिस्टम है वो अपन कवर करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, लाइक का एक भी पैसा नहीं लगता, आपका पैसा किसी भी चीज़ का नहीं लग रहा दोस्तों। बस लग रहा है तो थोड़ा इंटरनेट लग रहा है आपका, और इतना तो आप कर ही सकते हो अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।